मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। स्वागत करता हूं आपका सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कई दिनों से आपका एक डाउट पूछा जा रहा था कि फिजिकल एग्जाम कब होगा, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का पीईटी एग्जाम कब होगा। यह क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था। 17 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको सबूत के साथ बताया कि अब आपके फिजिकल एग्जाम होने की संभावना और ज्यादा क्यों बढ़ चुकी है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, उस वीडियो को देखिए, आप उसका डेट देखिए। मैंने कल ही उसको सुबह अपलोड किया था और शाम तक होते होते आपके फिजिकल एग्जाम का डेट आ चुका था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैंने बोला तो फिजिकल एग्जाम आ गया, लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मैं इस चैनल पर कुछ गलत जानकारी, फेक जानकारी आपको नहीं देता हूं। जो सबूत मुझे प्रूफ के साथ लगा, जो जानकारियां मुझे आगे से मिली, उसके तहत मैंने आपको वह जानकारी दी थी और वह एकदम सही निकली। और उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका। तो दोस्तों, अब आपका फिजिकल एग्जाम अनाउंस हो चुका है। 13 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक आपके फिजिकल एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको फिजिकल एग्जाम से संबंधित फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारे डाउट आपके इस एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानिए, पूरे YouTube पर आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलने वाला है जिसमें कि इतनी सारी जानकारियां, इतने सारे डाउट आपके इसी वीडियो में जो क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतने बारीक बारीक पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको आने वाले समय में या फिर आगे जो भी आपका प्रोसेस बचा है उसमें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप चाहो तो इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा जितने में आपको समझ में आ जाए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर लगातार इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी जानकारियां दूंगा। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, जिसमें मैं आपको अलग अलग कास्ट, अनरिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी बताऊंगा कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट और सभी कैटेगरी के लिए क्या क्या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। साथ ही आपको जो आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानो कि इस वीडियो में सही जानकारी के साथ आपको सटीक और स्पष्ट जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद हम जो अंत में बात करेंगे कि आपको फिजिकल एग्जाम यानी कि रनिंग के लिए आपको क्या क्या टिप्स अपनानी चाहिए, क्या क्या मैंने अपनी तैयारी के दौरान किया था, उन सभी जानकारियों को इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत जरूरी जानकारी इस वीडियो के आखिर में मिलने वाली है। आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, आप सभी के भर भर के कमेंट मेरे हर वीडियो पर आते हैं। अगर शॉर्ट वीडियो रहता है तो उस पर भी आता है, लॉन्ग वीडियो जो कि मैंने कल अपलोड किया उस पर तो बहुत ज्यादा कमेंट आए। तो इससे संबंधित जो भी आपके डाउट है, आशा करूंगा कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट आसानी से क्लियर होने वाले हैं। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जल्दी से रिप्लाई देता हूं, आपने देखा भी होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि सीबीटी एग्जाम पास करने के बाद जो पहला कट ऑफ गया था उसके आधार पर जितनी भी सीटें थी, मतलब हर एक कैटेगरी की सीटें, अनरिजर्व, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, उन सबकी सीटों के आधार पर 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर एक बात पूछते हैं कि क्या सर सेकंड कट ऑफ आएगी। तो आपका स्पष्ट जवाब आप सुन लीजिए कि सेकंड कट ऑफ आपकी तब आएगी जब ये जो 10 गुना कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, यह फिजिकल एग्जाम देने के बाद जितनी सारी वैकेंसी थी, मतलब जितनी वैकेंसी के लिए 10 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, उतनी वैकेंसी को फिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर 300 वैकेंसीज खाली रह जाती है तो खाली रहने के बाद वापस से 300 का 10 गुना यानी कि हर कैटेगरी के हिसाब से उसका 10 गुना कैंडिडेट को वापस से सेकंड कट ऑफ के बाद उसके नीचे, मतलब जो लिस्ट थी उसके नीचे वाले कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद की प्रोसेस जान लीजिए कि अगर इस 10 गुना यानी कि सेकंड कट ऑफ, सेकंड लिस्ट आने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उसके बाद भी वैकेंसी खाली रह जाती है
तो उसके बाद फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी रहेगी उनको केवल मेल कैंडिडेट की वैकेंसी से भरा जाएगा। यानी कि जो तीसरी लिस्ट है उसमें फिर फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की वैकेंसी को खाली रखकर उन वैकेंसियों को मेल कैंडिडेट की वैकेंसी से भरा जाएगा। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को वापस से शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। तो आपका यह डाउट मुझे लगता है कि आसानी से क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों एक और बात बता देता हूं कि एक और कमेंट आया था कि क्या एक्स सर्विसमैन का फिजिकल एग्जाम होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो आपको बता देता हूं कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उनको केवल पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस देने के लिए आना होगा। आशा करता हूं कि आपका यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का क्राइटेरिया यानी कि उसके मापदंड क्या रखे गए हैं। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में कोई भी कैटेगरी मायने नहीं रखती है। इसमें केवल मेल और फीमेल कैंडिडेट को ही मायने रखा जाता है। अब आपको बता देता हूं कि कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो रनिंग आपका रहेगा 1600 मीटर रनिंग और आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आप इसे ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। 5 मिनट 45 सेकेंड मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग टाइम रहेगा और इसमें आपको 1600 मीटर रनिंग करना होगा और इसमें केवल आपको एक ही चांस दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाई जंप। तो हाई जंप में मेल कैंडिडेट के लिए जो कि हाई जंप की लिमिट रखी गई है वह 4 फीट है। 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा। और इसके बाद लॉन्ग जंप देखा जाए, लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट की दूरी रखी गई है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह तीनों क्राइटेरिया समझ में आए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट यानी कि कांस्टेबल में फीमेल के लिए जो रनिंग रखी गई है वह 800 मीटर रखी गई है और उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकेंड और इसमें आपको केवल रनिंग के लिए केवल एक चांस दिया जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि हाई जंप, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप की जो लिमिट रखी गई है वह 3 फीट रखी गई है, यानी कि मेल कैंडिडेट से 1 फीट कम। और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट रखी गई है। तो दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप की जो लिमिट है वह केवल 2 चांस आपको दिए जाएंगे। केवल 2 चांस में ही आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। और जो रनिंग का है उन दोनों के लिए रनिंग केवल एक ही चांस आपको दिया जाएगा। उस एक चांस में आपको रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। आशा करता हूं कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर जितने भी डाउट थे कि क्या मापदंड रहेगा वह क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में दोस्तों आपको बता देता हूं कि इसमें कैटेगरी वाइज पीएमटी के मापदंड रखे गए हैं। तो आपको इसमें बता देता हूं कि यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर रखी गई है और आपका चेस्ट बिना एक्सपेंड किए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए। यानी कि 80 के बाद जो मिनिमम है वो 85 होना चाहिए। आप उसके ऊपर जितना ले जाते हो वह कोई मायने नहीं रखता है, उसका कोई नंबर भी नहीं दिया जाता है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। वहीं आपको आगे बता देता हूं कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट की जो हाइट रखी गई है वह यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 5 सेंटीमीटर कम हाइट रखी गई है, यानी कि 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं आपका चेस्ट 76.2 मतलब बिना फुलाए हुए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद एक्सपेंड करने के बाद आपका चेस्ट 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। और एक चीज और ध्यान रखो कि एससी और एसटी कैटेगरी ध्यान रखें कि एक्सपेंड आपको भी 5 सेंटीमीटर मिनिमम करना ही होगा, इसमें कोई आपको अलग से छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट का जो पीएमटी होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें केवल हाइट मापा जाता है, चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो हाइट में आपका जो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी है इनका हाइट 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी और एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी हाइट 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की रियायत दी गई है फीमेल कैंडिडेट को। तो आशा करता हूं कि पीएमटी से संबंधित सारे डाउट आपके इस जानकारी के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों पीईटी और पीएमटी एग्जाम पास करने के बाद जो उम्मीदवार बचते हैं उन्हीं का केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एससी, एसटी, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन जो है मेरिट बेसिस के आधार पर होगा। और अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है इन कैटेगरी में तो आप यूआर कैटेगरी से भी फाइट कर सकते हैं। और अगर आपने इन कैटेगरी के तहत रिलैक्सेशन ले लिया है तो आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट कर पाएंगे।
और दोस्तों एक डाउट और मेरे कमेंट में आया था, उन्होंने पूछा था कि क्या सर जब मेरिट बनती है और जब जैसे कि दो कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे रहते हैं तो क्या होगा अगर जैसे कि लास्ट पोजीशन पे है और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो किस हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे हैं तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जो उनकी सीनियरिटी है उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो सीनियर रहेगा उसका सिलेक्शन उसमें किया जाएगा। और अगर उनका आयु भी सेम है यानी कि जो एज है उनका डेट ऑफ बर्थ है वह भी एकदम सेम है तो फिर उनका सिलेक्शन वर्णमाला क्रम के अनुसार होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे एक अनिकेत है और एक अभिषेक है, तो अनिकेत की और अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ सेम है, दोनों के मार्क्स सेम है, और दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन विभाग को लेना है तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए उनको अनिकेत और अभिषेक के वर्णमाला क्रम को देखा जाएगा। तो उसमें अनिकेत और अभिषेक में अभिषेक को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि वर्णमाला क्रम में ए के बाद बी आ रहा है अभिषेक के स्पेलिंग में और अनिकेत में ए के बाद एन आ रहा है। तो चूंकि वर्णमाला क्रम में अभिषेक को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी तो उस हिसाब से अभिषेक को पहले सिलेक्ट किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपका यह डाउट भी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी भी उम्मीदवार ने भले ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट अच्छे तरह से पास कर लिया है लेकिन वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी को खत्म किया जा सकता है। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक और जानकारी दी गई थी कि आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह तो साथ में आपको सारे लेकर आना ही है, साथ में आपको कम से कम 2 फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व सत्यापित होनी चाहिए उनको लेकर के आना है। तो दोस्तों मैं तो कहना चाहूंगा कि 2 कॉपी नहीं, आप 3 कॉपी या 4 कॉपी रखिए। आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जितने डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं अपने पास कैरी करके ले जाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को भी मिस मत कीजिए। आपके द्वारा हर वीडियो पे कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित कमेंट आते रहते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट अपने रख लीजिए। अभी उसमें कोई गलती है तो उसका सुधार कर लीजिए। उसमें यह बताया गया कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाते हैं तो आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां पर थोड़ा स्टाफ बहुत सपोर्टिंग होता है, मतलब जो हमारा आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल की स्टाफ है, और जो भी यह सब प्रक्रिया करवाते हैं तो वह स्टाफ बहुत ज्यादा सपोर्टिंग होते हैं तो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्यों चांस देना किसी को हमको टोकने के लिए, हमको क्यों किसी बात के लिए बोला जाए। तो आप अपना काम पहले से करके रखिए, वह सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपना काम बेहतरीन करके रखिए, आपको किसी बात के लिए नहीं टोका जाएगा और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको अब जो जानकारी मिलने वाली है एकदम बेहतरीन है और बहुत जरूरी जानकारी है। आपको ये जानकारी देखने के बाद और कुछ नहीं देखना पड़ेगा और वादा करता हूं कि यह सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होने वाली है। अब आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर जाना है। मैं यहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको 3 या 4 फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आप सेल्फ अटेस्ट तो वहीं पे कर सकते हैं लेकिन आपको 3 से 4 फोटोकॉपी उसका लेकर के साथ में जरूर जाना है। तो दोस्तों अब आपको बताता हूं कि एज प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट लेकर के साथ में जरूर जाना है। 10th की मार्कशीट आपके एज प्रूफ के लिए मांगी गई है। और दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरते टाइम या तो 12th की मार्कशीट भी लगाई है या फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट भी लगाई है तो वह मार्कशीट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए आपको दिखानी पड़ेगी। मैं यहाँ बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूं कि आपको 10th के बाद 12th या ग्रेजुएशन की भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि यह भर्ती केवल 10th बेसिस पर की जाती है। तो अगर आपने 10th की मार्कशीट से फॉर्म भरा है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10th की मार्कशीट ही दिखानी पड़ेगी। तो इस डाउट में बिल्कुल भी ना रहे कि आपको 12th की मार्कशीट क्या दिखानी पड़ेगी या फिर ग्रेजुएशन की दिखानी पड़ेगी। अगर आपने हायर एजुकेशन किया है 10th के बाद कुछ भी तो आपको उस मार्कशीट को दिखाने के लिए, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए लेकर के जा सकते हैं। आशा करता हूं कि यह डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बारे में भर भर के कमेंट आते हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है तो क्या हम सेंट्रल का ले जाना है या स्टेट का ले जाना है। बहुत ज्यादा डाउट है, कमेंट करता हूं फिर भी अगला कमेंट आ जाता है किसी का। तो इसमें मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का ही मान्य किया जाएगा क्योंकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एकदम स्पष्ट जानकारी देकर के बताया गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट केवल सेंट्रल का ही मान्य होगा। तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर के जाएं। इसके बाद बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। तो दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि स्टेट की जितनी भी एग्जाम रहती है उनमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट एकदम मान्य रहता है, उसमें मांगा ही जाता है। लेकिन चूंकि आरपीएफ की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया था
कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो अधिवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसे आपको इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि वेयर यूर एप्लीकेबल, यानी कि जहां लागू हो वहां आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बना है तो उसको जरूर लेकर के जाएं, और अगर नहीं बना है या फिर आप बन सकता है या फिर आप जो कुछ भी अभी कर सकते हैं, आपके पास अभी 25 दिनों का टाइम है, तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए अगर आपने ईडब्ल्यूएस के तहत अगर फॉर्म भरा है और उसका लाभ ले रहे हैं, तो आपको निर्धारित प्रोफार्मा के तहत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने बनाया है तो आपको उसको भी लेकर के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी एक्स सर्विसमैन जो भी अपनी पहली जॉब करते थे, उस जॉब से जब वो सेवारत हुए थे, यानी कि सेवारत होने के दौरान उनको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप अगर यह सुन रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लेकर के जाना है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि कलर फोटोग्राफ आपको आपके साथ लेकर के जाना है। कलर फोटोग्राफ आपका अभी प्रेजेंट में खींचा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि पुराने फोटो जिसमें आपके चेहरे की पहचान नहीं हो सकती है, उस फोटो को आपको नहीं लेकर के जाना है। आपको आपके हाल ही में खींचे गए फोटो, जो कि इसमें बताया गया है कि 4-5 फोटो लेकर के जाना है, लेकिन मैं कहूंगा कि 15 से 20 फोटो आप अगर रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई वजन नहीं लगेगा। तो आप 15 से 20 फोटो आप वर्तमान में खींचे हुए फोटो, आपके जो चेहरे से मेल खाते हैं अभी के चेहरे से, वह लेकर के आपको जाना है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी सेवारत कर्मचारी है, चाहे वो राज्य में सेवा दे रहा हो या फिर केंद्र में सेवा दे रहे हैं, यानी प्रेजेंट में वह अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं, या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वह अपने डिपार्टमेंट से एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र बोला जाता है, वह लेकर के जरूर आना है। आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एनओसी आपसे मांगा जाएगा, तो एनओसी आपको अपने साथ लेकर के जरूर आना है। तो दोस्तों एक और चीज आपको बता देता हूं कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और एक्स सर्विसमैन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने अगर कोई रिजर्व वैकेंसी का लाभ लिया है या फिर आपने एज रिलैक्सेशन का कोई लाभ लिया है, तो आपको आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो आप फिर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और दोस्तों अगर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगे जाते हैं, तो आप अगर वह नहीं देते हैं तो आप उस समय डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं, सिवाय उसके कि जिसमें आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसका प्रारूप कुछ अलग बना है, तो उस प्रारूप को बदलने के लिए या फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या तो चोरी हो गए हैं या फिर खो गए हैं, तो आपको उसे क्लेम करने के लिए सपोर्ट में एफआईआर कॉपी देना होगा कि आपने एफआईआर करवाया है। अगर आप यह सब देते हैं तो आपको 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई है, एकदम बारीक बातें बताई है, वह सब आपको जरूर काम आएगी और आपको आसानी से समझ में भी आई होगी। दोस्तों मुझे लगता है कि यह वीडियो भले ही लंबा हो गया है, लेकिन आप अब आरपीएफ की अगली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, तो आपको यह वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा। इसके बाद हम बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपका रनिंग का टाइम नहीं आ रहा है, या फिर आपको अभी अंदर से घबराहट हो रही है कि पता नहीं वहां पर क्या होगा, तो आप एक चीज का ध्यान रखें। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जाम दिए, बहुत बार रनिंग की है, क्वालिफाई किया हूं, और आज आरपीएफ का क्वालिफाई करने के बाद ही आपको यह सब चीज बता रहा हूं। ऐसे नहीं बैठे बैठे सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, सब चीजें मैं एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूं कि अब आपके फिजिकल एग्जाम होने में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 25 दिन, हार्डली मान लो कि 25 दिन बचे हैं। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। दोस्तों जैसा आप पहले से फिजिकल की तैयारी करते आए हैं या आज तक जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहना है, उसी पर कंसिस्टेंट रहना है। आपको नया कुछ भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप जूते पहनकर रनिंग कर रहे थे, शूज पहनकर रनिंग कर रहे थे, तो आप यह मत सोचना कि अब मैं बिना शूज के या फिर नंगे पैर दौड़ूंगा तो क्या मेरी रनिंग अच्छी हो सकती है। दोस्तों नंगे पैर दौड़ने से आपको पैर में मोच आ सकती है, चोट आ सकती है। तो आप जैसे तैयारी कर रहे थे, अगर आप नंगे पैर दौड़ते आए हैं और आपका टाइमिंग अच्छा आ रहा है तो आप नंगे पैर दौड़िए, लेकिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि अब मैं यह करके अब इसको एक्सपेरिमेंट करता हूं। नया एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करने का समय नहीं है, 25 दिन का समय है। लगातार नियमितता और कंसिस्टेंसी ही आपको अब आगे पहुंचाएगी। इसके बाद मैं आपको एक और अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आपको अब लॉन्ग रनिंग करना है। मतलब जितना ज्यादा आप लॉन्ग रनिंग करेंगे, मतलब कि आप पहले अगर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ते थे तो आपको
अब 10 से 12 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करना है, यानी कि आप सप्ताह में 6 दिन लॉन्ग रनिंग कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। आपको धीरे धीरे रनिंग करना है, ऐसे तेज तेज नहीं दौड़ना है। इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी सांस फूलने की किसी को प्रॉब्लम होती है उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको लॉन्ग रनिंग से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और एक और चीज बता देता हूं कि सप्ताह में 6 दिन लॉन्ग रनिंग करने के बाद एक दिन आप टेस्ट रखिए, उसमें आप टाइमिंग मिलाइए। आप टाइमिंग मिला के दौड़ेंगे तो आपको उस तरह की फीलिंग आएगी कि आप फिजिकल एग्जाम दे रहे हैं। और जब आप इतने प्रेशर को झेल लेंगे, जब टाइमिंग मिलाकर के आप उस प्रेशर को झेल लेंगे, तो जब आप रियल में फिजिकल एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद कई सारे साथियों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या खाएं क्या पिएं। तो देखो, डाइट के लिए अब मैं कोई डाइटिशियन तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आप अपने डाइट को अच्छा रखिए। आप रोजाना ब्रेकफास्ट कीजिए और आप सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी तली भुनी चीजें यानी कि ऑयल वाली चीजें बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। ऑयल खाने से आपका फैट बढ़ता है, सांसें फूलती है, और ऑयल वाली चीजें खाएंगे तो आपको रनिंग में सांस की प्रॉब्लम होने लगेगी और बहुत सारा मतलब कि आपके स्टेमिना से संबंधित भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, आपको एक तो फास्ट फूड भी इग्नोर करना है और आप ऑयल वाली चीजें भी मत खाइए। आपको सिर्फ हेल्थी डाइट लेना है। आपको उसमें चने हो गए, मूंग हो गए और यह सब चीजें जो कि स्टेमिना बढ़ाता है, और सुबह उनको भिगो करके खाना है। बादाम आप 4-5 रोज भिगो करके उसको सुबह छील करके जब आप रनिंग करने जाते हैं तब खा लीजिए। और आप सबसे पहले रनिंग जब भी करते हैं तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है, एकदम से रनिंग स्टार्ट नहीं कर देना है। बॉडी ठंडा रहता है, और बॉडी ठंडा रहता है और अचानक से रनिंग स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मोच आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा आप प्रॉपर पहले एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को वार्म अप कीजिए, उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। आशा करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं सब चीजें आप रिलेट कर रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि खाना पीना तो आपका अच्छा हो गया, तो आपको इसके बाद पर्याप्त नींद लेना है। आपका बॉडी आप जितना रनिंग करते हैं उतना ज्यादा टूटता है, और मसल जब टूटता है तो उसको वापस से बनने के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। रेस्ट आप बिल्कुल करें। रेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा नींद लेना है, पर्याप्त रेस्ट करना है, क्योंकि आपकी बॉडी टूटती है तो उसे वापस से रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और हाँ, एक और चीज जो कि ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन मोबाइल से दूरी बनाकर रखिए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल आपकी थकान का सबसे ज्यादा एक जो पॉइंट होता है वह मोबाइल ज्यादा चलाना, रील देखते रहना, यह सब आप इग्नोर कर दीजिए। अभी 25 दिन, केवल 25 दिन आप यह सब चीजें इग्नोर कर दीजिए। केवल महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें कि आपको जानकारी लेनी है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर कुछ भी ऐसे वैसे वीडियो नहीं लेकर के आता हूं। जो भी जानकारी होती है, जो भी महत्वपूर्ण आपके सवाल रहते हैं, आप जैसे लोग जो ज्यादातर इसकी तैयारी अभी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम आने वाले, उससे संबंधित ही वीडियो, उससे संबंधित ही शॉर्ट वीडियो लेकर के इस चैनल पर आता हूं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको जो जरूरी जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से ही दे पाता हूं। तो आप वीडियो उसके लिए देख सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे YouTube चैनल अफवाह फैलाते हैं कि आपका रनिंग नहीं निकलेगा, ये होगा, तो आप उसका टेंशन लेने लगते हैं। तो आप हर किसी का वीडियो देखेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। जितने ज्यादा वीडियो देखेंगे कि आप ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं होता। आप अपना फोकस अपने रनिंग पर रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंट बनाए रखिए, तो आप बिल्कुल फिजिकल एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं, आप जब रनिंग करके एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा दिए गए टिप्स आपको काम आए या नहीं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि बहुत सारे साथियों का एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या लॉन्ग जंप के लिए लाइन बनी रहेगी या फिर कुछ बोर्ड रखा रहेगा जहां से हमको जंप करना है, जहां से हमको फ्लाई करना है, तो उसके लिए क्या बोर्ड लगा रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, आपको बताता हूं कि आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस टाइम में जल्दी जल्दी करना ही है। आप अपने टाइम से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रही है, आपको थोड़ा सा कंपन महसूस हो रहा है या डर लग रहा है, क्योंकि लगता ही है, हर किसी को लगता है जब फाइनल तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पीछे छोड़कर, हम लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़कर इस प्रोसेस में हम आगे आ पाए हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम फिजिकल में कहीं बाहर ना हो जाए। तो आपको अगर घबराहट हो रही है, थोड़ा सा भी अगर ऐसा लग रहा है, तो आप आराम से पानी पीजिए। आप वहां के स्टाफ को बोलिए कि सर मुझे थोड़ा सा अभी डर लग रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वहां का स्टाफ बहुत ज्यादा सपोर्टिंग होता है दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल के स्टाफ वहां पर रहते हैं और इतने ज्यादा सपोर्टिंग रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और अन्य विभाग में इतना सपोर्ट किसी स्टाफ द्वारा किया जाता होगा। तो आपको उनको बोल करके अपने टाइम से हाई जंप, लॉन्ग जंप करना है। तो लॉन्ग जंप में आपको जो पट्टी लगी रहती है, या तो देखो कहीं कहीं आपको बोर्ड या फिर ऐसे फीता लगा रहेगा या फिर चूना लगा रहेगा, तो वहां से आपको जंप करना है। लॉन्ग जंप में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब आप लॉन्ग जंप करने जाए तो आपको यह पता रहे कि किस पैर से आपको जंप मारना है, यानी कि पहले लेफ्ट पैर रखना है या राइट पैर रखना है। वह आपकी आवश्यकता अनुसार आप किस तरह से कंफर्ट महसूस करते हैं, उस तरह से आप उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए
और एक और चीज बता देता हूं कि आप लॉन्ग जंप में आप फाउल मत होइएगा, क्योंकि आप पीछे से भले ही थोड़ा कूद जाइएगा, क्योंकि 14 फीट ज्यादा नहीं होता है। मैं जब तैयारी करता था तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं 20-21 फीट तक लॉन्ग जंप किया था और बहुत अच्छा था मेरा लॉन्ग जंप। और उसका कारण सिर्फ एक ही था कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था, ग्राउंड पर जाता था, प्रैक्टिस करता था। और प्रैक्टिस के लिए आपको पीछे से भले ही जंप कर दे, आप फाउल हो जाते हैं तो एक चांस अगर आपका चला गया तो दूसरे चांस में आपको घबराहट होने लगेगी। तो आप घबराहट से बचने के लिए आपको पीछे से लॉन्ग जंप कर दीजिएगा भले ही, क्योंकि आप आगे जा सकते हैं। और लॉन्ग जंप करने के बाद जब आप आगे कूदते हैं या फिर जंप मारते हैं तो आपको जो लाइन बनी रहती है कि 14 फीट यहाँ पे इसमें आपको पास कर दिया जाएगा, तो उस पास वाली लाइन से आप जब कूदते हैं तो आगे की तरफ गिरिएगा। अगर आप कूदने के बाद पीछे हाथ टच कर देते हैं और लाइन के पीछे आपका हाथ आ जाता है तो उसको भी फाउल मान लिया जाएगा और आपका एक चांस चला जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह छोटा सा टिप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस बात का आप आगे ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हाई जंप, इसमें भी आपको आपके समय से ही हाई जंप करना है। आपकी जो फीमेल है या मेल है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना हाई जंप करना है, 4 फीट या फिर 3 फीट करना है। तो उसमें भी आपको अपने टाइम से, अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप इस हिसाब से थोड़ा समय मांगिए, आपको समय दिया जाएगा। और आप आराम से आकर के पहले आप अपने जो 25 दिन बचे इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपको किस पैर से हाई जंप करना है। आप किसी भी तरह का जंप कर सकते हैं, आपको जिस तरह से कूदना है ऐसे कूदते हैं। कई लोग ऐसे जाकर के जंप मारते हैं, कई लोग पैर उठा करके ऐसे कूद जाते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आप किसी भी तरह से अपना हाई जंप कर सकते हैं। बस आपको जो पोल लगा रहता है हाई जंप वाला, उस पोल से टच नहीं होना, उसको गिराना नहीं है। अगर आप टच होकर के निकल भी गए और वो पोल नहीं गिरता है तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं, आशा करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिली होगी इस वीडियो से। और मैंने अपना इसमें 100% दिया है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं रात की ड्यूटी करके, अभी 12 घंटा ड्यूटी करके, नाइट ड्यूटी करके लौटा था। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे सब्सक्राइबर जो कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, आप किसी पे भरोसा करते हो तभी आप इतने क्वेश्चन पूछते हो। तो इतना भरोसा अगर आप मुझ पे कर सकते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए अपना 100% दूं और हमेशा देता रहूंगा। मैं आपको इस चैनल पर हमेशा सटीक और स्पष्ट जानकारी ही दूंगा। कोई भले ही मेरा वीडियो 1 घंटा 2 घंटा लेट आ जाएगा, लेकिन मैं सटीक और स्पष्ट जानकारी ही आपको दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सब बातें मेरी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपका जिससे मोटिवेशन बना रहे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अपना फिजिकल का तैयारी अपना 100% दे रहे होंगे। आप अपने फिजिकल में पास जरूर होंगे अगर आपने अपना 100% दिया है। पहले आप अपने फिजिकल एग्जाम पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत सारे साथियों का कमेंट आता रहता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। तो पहले फिजिकल एग्जाम पास कीजिए, सबसे बड़ा कट ऑफ तो यही है। यहीं से बहुत सारे लोग हट जाएंगे, बहुत सारे लोगों की छटनी यहीं से हो जाएगी। तो आप फिजिकल एग्जाम पास कीजिए, यही आपके कट ऑफ है और इसी कट ऑफ के माध्यम से आपका सिलेक्शन आगे भी होगा। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम अगली इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।